गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। कल हमने व्यक्तित्व का अर्थ और व्यक्तित्व के निर्धारक, जिसमें जैविक निर्धारक और पर्यावरणीय निर्धारक दोनों इंक्लूड थे, उसमें हमने आपको जैविक निर्धारक के बारे में बताया था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पर्यावरणीय निर्धारक। तो पर्यावरणीय निर्धारक को 3 वर्गों में बांटा गया है: सामाजिक कारक, आर्थिक कारक और सांस्कृतिक कारक। तो सामाजिक कारक के अंतर्गत जो हमारा व्यक्तित्व है उसको जो प्रभावित करते हैं, जिसमें पहला है हमारे माता पिता। तो सामाजिक कारकों में माता पिता भी जो है एक विशेष कारक के रूप में हमारे सामने आते हैं कि जो बालक के व्यक्तित्व को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। क्योंकि जन्मोपरांत बच्चा सर्वाधिक माँ और पिता के संपर्क में अधिक रहता है, जिनसे वह वो सभी प्रतिक्रियाएं, जिसमें प्यार, स्नेह और जो है आपके अत्यधिक सभी क्रियाएं प्राप्त करता है। माँ से अधिक जो है प्रेम उसे मिलता है, क्योंकि वह माँ के संपर्क में बालक ज़्यादा ज़्यादा रहता है। ठीक, इसके साथ साथ अगर उस बालक के माता पिता अत्यधिक प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, ठीक, तो बालक का व्यक्तित्व जो है वो निखर कर सामने आता है और वह अपनी बातें जो है समाज के सामने एक अच्छे तरीके से रख सकता है। लेकिन अगर समाज में अगर माता पिता अगर सख्ती करते हैं, बालक की हर क्रिया प्रतिक्रिया अगर वह गलत करता है तो उसको उचित अनुचित दंड देते हैं, तो वह नवीन नवीन प्रतिक्रियाओं को करने में थोड़ा संकोच का भाव उत्पन्न करेगा। वह झिझकेगा कि कहीं उसकी गलती से उसको कहीं दंड ना मिल जाए, तो जिस कारण उस बच्चे का व्यक्तित्व जो है पूरी तरीके से निखर कर नहीं आता। तो बच्चों को प्यार ना करने वाले अथवा बच्चों को सख्ती में रखने वाले माता पिता के बच्चे बड़े होने पर सामूहिक रूप से अस्थिर हो जाते हैं और वो प्रायः दूसरों पर निर्भर रहते हैं। क्यों? उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं होता, कि उन्हें ऐसा लगता है कि हम जो काम करेंगे वो हमारा गलत होगा, कहीं गलत ना हो जाए, इसलिए वह खुद काम ना करके दूसरों पर ही निर्भर रहते हैं कि भाई हमारा काम आप कर दीजिए। फिर आता हमारा पारिवारिक संबंध। तो पारिवारिक संबंध भी जो हैं व्यक्तित्व के निर्धारकों में, सामाजिक कारकों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ परिवार के सदस्य में पारस्परिक संबंध मधुर, स्नेहपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण होते हैं, जिसमें परिवार का वातावरण विशेष सौहार्दपूर्ण होता है। ऐसे वातावरण में पलने वाले बच्चे भी अपने बड़ों के अनुरूप उन गुणों को आत्मसात करते हैं। इससे उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। लेकिन अगर हम बात करें इसके विपरीत, अगर परिवार वातावरण में पलने वाले बच्चों में जो है अगर अगर परिवार का वातावरण अगर कलहपूर्ण है, तो बच्चों में हीनता, कुंठा एवं सांवेगिक अस्थिरता जैसे शील गुण विकसित हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप उनका व्यक्तित्व कुंठित हो जाता है। नेक्स्ट आता हमारा जन्म क्रम। तो बच्चों का जन्म क्रम भी व्यक्तित्व के सामाजिक कारकों में विशेष स्थान रखता है, क्योंकि जन्म क्रम से हमारा व्यक्तित्व भी प्रभावित होता है। मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन किया, अपने शोध में यह पाया कि जन्म क्रम के मामले में अगर किसी बच्चे का जन्म का क्रम अगर पहले नंबर पर है, तो प्रथम क्रमांक वाली संतान जो है वो आत्मनिष्ठ होती है और एकांत प्रिय होगी और अंतर्मुखी होगी। और जो सबसे अंतिम क्रम की जो संतान है, वो जो उसमें अक्सर हीनता की भावना पाई जाती है ना, उसमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की कमी होगी, क्योंकि वो घर में सबसे छोटा है, इसलिए जो है वो यही अपेक्षा करता है कि उसके बड़े जो हैं उसके यही संरक्षण देने के लिए, तो उसे अतिरिक्त मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो मध्य क्रम में जन्म लेने वाले बच्चों में जो है आपके आत्मविश्वास और अहम अधिक होता है। ठीक, इकलौते बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और दूसरों पर हमेशा निर्भर रहते हैं।
नेक्स्ट आता है हमारा विद्यालय का वातावरण। तो व्यक्तित्व निर्धारकों में, सामाजिक कारकों में विद्यालय का वातावरण भी एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि विद्यालय का वातावरण भी बालक के व्यक्तित्व पर प्रभावी रहता है। तो विद्यालय का अनुशासन, नियम, मान्यताएं, आदर्श आदि, ये सभी क्या है, एक आदर्श वातावरण है। ठीक। और अगर विद्यालय का वातावरण अगर कलुषित होता है तो इसमें सीधा सीधा सबसे ज़्यादा प्रभावी अगर कौन रहता है, हमारा छात्र। ठीक। अभी आप अगर तुलना करेंगे तो ऐसे विद्यालय जहाँ पर अक्सर लड़ाई झगड़ा होता हो, या स्टाफ में ही अक्सर कलह की स्थिति रहती हो, या टीचिंग और नॉन टीचिंग में कलह की स्थिति रहती हो, और शिक्षक प्रॉपर कक्षा में नहीं जाते हों, तो ऐसे विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे भी जो है कक्षा से अक्सर नदारद रहते हैं। ठीक। अगर मान लीजिए उस विद्यालय की संख्या अगर 2000 की है, तो 2000 की संख्या में मुश्किल से पर डे 200 बच्चे ही पढ़ने आते हैं। वहीं अगर विद्यालय का वातावरण अगर अनुशासित है, और अनुशासित होने के साथ साथ आदर्श विद्यालय भी है, तो उस विद्यालय में अगर 2000 की स्ट्रेंथ वाला विद्यालय होगा, तो वहाँ पे बच्चों की संख्या जो है औसतन आपकी 1800-1900 की रहती है। और उसी तरह से जो है वहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक भी जो है अपना आदर्श रूप सामने रखते हैं, और जो है बच्चे भी उनको देखकर सीखते हैं। तो इस तरीके से जो है विद्यालय का वातावरण भी अपने व्यक्तित्व निर्धारक में अपनी भूमिका निभाता है। ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा रहेगा पास पड़ोस। तो पास पड़ोस में अगर क्या है कि अगर बच्चे का जन्म जिस समाज में हुआ है, तो उसके आसपास का वातावरण कैसा है। यदि आसपास का वातावरण कलुषित है, या जो है चोर चकारी ज़्यादा अक्सर वहीं रहते हैं, या जो है लड़ाई झगड़े का माहौल वहीं रहता है, शराबी लोग शराब पीते हैं, पड़ोस के लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो बालक के व्यक्तित्व पर भी उसका असर पड़ेगा। बालक भी जो है कहीं ना कहीं उन चीज़ों को, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि गलत चीज़ें बच्चे बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं, और अच्छी चीज़ें अडॉप्ट करने में उन्हें टाइम लगता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रभावित करते हैं। एक बार आपको याद होगा, मैंने कक्षा में आपको चिड़ियों की एक कहानी सुनाई थी। तो उसमें क्या था, उसमें वातावरण पर ही तो निर्भर था कि जो दोनों जो पक्षी के जो बच्चे थे, उनका वातावरण इसीलिए जो है कलुषित रहा था। ठीक। जिसमें एक बच्चे का वातावरण, एक बच्चा जो कि डाकू की जो है टोली में चला गया, तो तो वो वहाँ के एटमॉस्फेयर में ढल गया। फिर दूसरा जो है साधुओं की टोली में चला गया, तो वहाँ के उस वातावरण में ढल गया था। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जैसा वातावरण होगा हमारे पास पड़ोस का, बालक का व्यक्तित्व भी वैसा ही सामने हमारे आएगा। नेक्स्ट आता हमारा सामाजिक स्वीकृति। तो सामाजिक स्वीकृति भी व्यक्तित्व के निर्धारकों में, सामाजिक कारकों में अपना प्रमुख स्थान रखती है, क्योंकि ऐसे बालक अपने माता पिता, शिक्षक, साथियों एवं अन्य प्रमुख व्यक्तियों से सामाजिक स्वीकृति की अपेक्षा करता है कि वह कोई भी काम कर रहा है उसे उसकी स्वीकृति मिल जाएगी, कोई रोक टोक नहीं करेगा। इसके लिए वह अपने में ऐसे शील गुणों का विकास करने का प्रयास करता है जिनसे उसे समाजशील गुणों का जिससे उनमें से सामाजिक स्वीकृति प्राप्त हो जाए। परिणाम स्वरूप उसमें आत्मविश्वास, नेतृत्व की क्षमता, श्रेष्ठता की भावना आदि शील गुणों का विकास होता है। इसके ठीक विपरीत व्यक्ति अगर जो है माहौल अगर गलत मिलता है, तो वह आत्महीनता, अंतर्मुखता एवं सामाजिक असमायोजन जैसी शील गुण विकसित होने लगते हैं। नेक्स्ट हमारा रहता है सांस्कृतिक कारक, यानी कल्चरल फैक्टर्स। तो व्यक्तित्व के पर्यावरण निर्धारकों में सांस्कृतिक कारक भी अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। जो हमारा भारत जो है वो अनेक संस्कृतियों में विभाजित है ना। अनेकता में एकता, यही भारत की विशेषता, हम लोगों का नारा भी लगा हुआ है। तो तो जो जिस क्षेत्र का रहने वाला है, वह उस क्षेत्र की संस्कृति को अडॉप्ट करा हुआ होता है, और वैसे ही वह व्यवहार करता है।
ठीक, उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें, अगर साउथ इंडिया में अगर हम जाएंगे तो वहाँ के बच्चे जो हैं विज्ञान की तरफ ज़्यादा ललायत रहते हैं। हरियाणा बच्चे पहलवानी में या खेल में सब आगे रहना पसंद करते हैं। क्यों? वहाँ उन्हें वैसी ही संस्कृति उन्हें मिली हुई है। ठीक है। तो उस समाज की संस्कृति के अनुरूप उसका विकास होने लगता है, और वैसे ही वह व्यवहार उसका प्रभावित होने लगता है। तो हम ये कह सकते हैं कि रीति रिवाज, परंपराएं, पालन पोषण के तरीके, धार्मिक पृष्ठभूमि, ये सभी जो हैं सांस्कृतिक कारक के ही अंग हैं और ये व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट हमारा रहता है रीति रिवाज एवं परंपराएं। तो संस्कृति के अनुरूप प्रत्येक समाज में अपनी रीति रिवाज एवं परंपराएं होती हैं, जिन्हें समाज के प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार नियंत्रित एवं निर्देशित करना होता है। इससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का समुचित विकास तो होता ही है, इनकी अवहेलना करने पर व्यक्ति को सामाजिक परिहास, निंदा एवं दंड का सामना करना पड़ता है, जिसका व्यक्ति के व्यक्तित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक। तो अब जैसे अगर हम प्राचीन इतिहास, अगर हम अपने इतिहास में जाएंगे तो राजा राम मोहन राय जी ने जब सती प्रथा का विरोध किया था, तो उस समय जो है, क्योंकि समाज की मान्यता थी कि सती प्रथा को बहुत मतलब शुद्ध मानते थे कि अगर किसी पत्नी का, अगर पति जो है उसकी डेथ हो जाती है तो उस पति की चिता के साथ उसकी पत्नी को भी जो है जला दिया जाता था। क्यों? उनका मानना था कि जो है अगर क्योंकि औरत का संसार जो है वो उसका उसका पति ही होता है, अगर पति नहीं तो संसार में रहकर कोई फायदा नहीं है, तो इसको वहीं जला दिया जाता था। लेकिन राजा राम मोहन राय जी ने जो है इसका काफ़ी विरोध किया था, और विरोध करने के बाद जो है आज परिणाम हमारे सामने, और उन्होंने समाज की उपेक्षा भी सही, परिहास भी सहा, दंड भी सहा, लेकिन आज हमारे सामने जो स्थिति वो बदल चुकी है। कानून आ गया, सती प्रथा पर जो है अवरोध कर दिया गया। इसी कारण जो है आज जो है हम ये देखते हैं कि जो प्राचीन जो कुप्रथाएं थी, उन कुप्रथाओं को हटाकर जो है हम सुप्रथाएं लेकर आए हैं, और वो प्रथाएं हम आज भी चला रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पालन पोषण के तरीके। तो पालन पोषण के तरीके भी बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। प्रत्येक समाज में उसकी संस्कृति के अनुरूप ही उनका पालन पोषण होना चाहिए, जिसका प्रभाव बालक के व्यक्तित्व पर पड़ता है। तो बच्चों में जिन बच्चों का पालन पोषण ठीक ढंग से नहीं होता या उन्हें शारीरिक दंड अधिक दिया जाता है, तो ऐसे बच्चों में आत्महीनता, आक्रामक, विद्वेष जैसे शील गुण विकसित हो जाते हैं। और इसके विपरीत जिन बच्चों का पालन पोषण माता पिता द्वारा इस प्यार, स्नेह, सम्मान, सानिध्य से किया जाता है, उन बच्चों में आत्मविश्वास, स्वाभिमान, सृजनात्मकता जैसे शील गुणों का विकास होता है। नेक्स्ट हमारा आता है धार्मिक पृष्ठभूमि। तो धार्मिक पृष्ठभूमि भी बालक के व्यक्तित्व पर विशेष महत्व रखती है। क्यों? क्योंकि मनोवैज्ञानिक शोध अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि कट्टर धार्मिक और सांप्रदायिक पृष्ठभूमि वाले बालकों में रूढ़िवादिता, पूर्वाग्रह और असुरक्षा की भावना अधिक पाई जाती है। इसके विपरीत धर्मनिरपेक्ष पृष्ठभूमि वाले परिवार के बालकों में सहिष्णुता, सामंजस्य, आत्मीयता जैसे शील गुणों का विकास होता है। नेक्स्ट हमारा आता है आर्थिक कारक। तो व्यक्तित्व के निर्धारकों में आर्थिक कारक भी अपनी विशेष भूमिका निभाते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने से व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मनोवैज्ञानिकों ने अपने शोध अध्ययनों से स्पष्ट किया है कि गरीब परिवार के बच्चों में हीनता का भाव, संवेगात्मक अस्थिरता, शर्मीलापन, सामाजिक नेतृत्व की कमी आदि औसत परिवार के बच्चों में अधिक पाई जाती है। कभी कभी इसके अपवाद भी देखने को मिल जाते हैं। उपयुक्त व्यक्तित्व के निर्धारकों में जैविक और पर्यावरणीय कारकों के दोनों विवेचना करने पर हम ये कह सकते हैं कि व्यक्तित्व निर्धारक में कहीं जैविक निर्धारक सक्रिय है तो कहीं पर्यावरण निर्धारक, कहीं दोनों प्रकार के कारकों में अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। तो आज का लेक्चर इतना ही। कल हम एक नए लेक्चर के साथ आपसे बात करेंगे। धन्यवाद।